सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ एंड लिटिल एंट किंग को वैंग क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर ने ट्रैप कर लिया था, जहां पर उसका सीधा सा मकसद यही था कि शी हाओ को मारकर उसके पास में मौजूद उस इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को हासिल कर लिया जाए। लेकिन चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि जैसे ही वो लोग शी हाओ को मारने की कोशिश करते हैं वैसे ही ग्रेट एल्डर को इस चीज की भनक लग जाती और वो वहां पर आकर शी हाओ को बचा लेते हैं। और ये ग्रेट एल्डर का बस एक स्पिरिट फॉर्म था जो कि यहाँ पर मौजूद सभी ओल्ड एक्सपर्ट को बिना किसी हेजिटेशन के मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वो शी हाओ को अपने साथ लेकर सीधे उस राह में आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पूरी की पूरी वैंग फैमिली मौजूद थी। जहाँ पर आते ही ग्रेट एल्डर मैसेकर मचाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मॉर्किन रोकने के लिए वैंग क्लैन के जितने भी बड़े बड़े ग्रेट एक्सपर्ट थे वो सब मैदान में उतर आते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ और ग्रेट एल्डर के सामने वैंग क्लैन के जो टॉप लेवल के 4th ड्रैगन एक्सपर्ट्स थे वो जमा हो चुके थे। तभी वहां पर वैंग फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा था वांगदा, वो ग्रेट एल्डर के सामने आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर ये लोग कौन है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आकर तबाही मचाने की। जहां पर वो ये भी कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर मेंग तियानजेंग खुद चलकर यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर शी हाओ भी ग्रेट एल्डर के नाम को पहली बार सुन रहा था। इसी दौरान यहाँ पर वांगदा 9 हेवन फॉर्मेशन गेट ऑफ द वॉइड नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बिना किसी हेजिटेशन के उससे सीधा ग्रेट एल्डर की तरफ में अटैक कर देता है। लेकिन ग्रेट एल्डर यहाँ पर बिल्कुल शांत रहते हैं और अपनी शील्ड से उस अटैक को रोक लेते हैं। अब ऐसा नजारा देखकर लिटिल एंट किंग, जो कि इस वक्त शी हाओ के कंधे पर बैठा था, जहां पर वो बोल पड़ता है कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। अगर यहाँ पर इनकी जगह में कोई नॉर्मल कल्टिवेटर होता तो इस अटैक के इम्पैक्ट से ही उसकी प्राइमोडियल स्पिरिट तक बच नहीं पाती। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वैंग क्लैन के इमोर्टल वांग का जो दूसरा बेटा था वांगर, वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि एल्डर मेंग तियानजिंग आप काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इवन कि आप कोई ऑर्डिनरी से पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज की ये सारी चीजों को देखकर मेरे मन में आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने मेरे वैंग क्लैन के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है। अब इतना कहते ही वो 9 हेवन फॉर्मेशन डायग्राम नाम की एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां पर जैसे ही ये टेक्निक एक्टिव होती है तो इसके आसपास के जो प्लेनेट्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये देखकर ग्रेट एल्डर उससे कहने लगते हैं कि वांग तुम्हारा ये जो अटैक है ये बिल्कुल भी मामूली अटैक नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किस हद तक कैपेबल हो गए, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ आकर मेरी लिमिट्स को टेस्ट करना चाहते हो। अब यहाँ पर ग्रेट एल्डर की बातें सुनकर ये दोनों भाई और भी ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। इनका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां पर अब वांगदा आगे बढ़कर कहता है कि एल्डर मेंग तियानजिंग, भले ही आप जितने मर्जी क्यों ना स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन आपका जमाना अब जा चुका है और यहाँ आकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ तक कि आपने हमारी वैंग फैमिली को भी ऑफेंड कर दिया है। इसीलिए अब आप ही बताओ कि मैं आखिर आपको यूं ही जाने कैसे दे सकता हूँ। और वैसे भी मैं खुद आपसे काफी लंबे अरसे फाइट करना चाहता था, और अब जबकि मुझे वो मौका मिला है तो मैं इसे छोड़ूं क्यों। जो कहते हुए वो अपने ड्रैगन से सीधा ग्रेट एल्डर की तरफ में अटैक कर देता है, जो देखकर अब ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर चुप नहीं रहते। वो अपने थोड़ी सी पावर्स की मदद से एक जबरदस्त एनर्जी अटैक सीधा उसके ऊपर कर देते हैं, जिससे वो ड्रैगन अगले ही पल वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वांगदा पीछे नहीं हटता और अब वो खुद ग्रेट एल्डर पे अटैक करता है, जबकि इधर ग्रेट एल्डर अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करते हुए एक एनर्जी बॉल को उसकी तरफ में थ्रो कर देते हैं, जिससे टकराकर वांगदा पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और पलटवार करने की कोशिश करता है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर दोबारा से उसे मारकर दूर पटक देते हैं, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। अब ऐसा नजारा देखकर तो इधर शी हाओ और लिटिल एंट किंग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, जबकि इधर हम देखते हैं कि वो बंदा अभी भी हार नहीं मानता और वो इमीडिएटली अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को गैदर करके एक और पावरफुल अटैक सीधा ग्रेट एल्डर की तरफ में कर देता है। मगर इसी पल हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर की डिवाइन आइज खुल जाती है, जहां पर वो अपने हाथों में टेरिफाइंग एनर्जी को गैदर करते हुए काउंटर अटैक करते हैं, जो कि चंद सेकंड्स में वांगदा के अटैक को ब्लॉक करके रख देती है। जो नजारा देखकर वांगदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर तभी यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास के जो प्लैनेट्स थे वो तक डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ ये सब देखकर बिल्कुल ही दंग रह जाता है। लेकिन इसी बीच वांगदा इस अटैक से भी खुद को किसी तरह से बचा लेता है, जहां पर वो एक मल्टी लेवल अटैक प्रिपेयर करता है, जिससे यहाँ पर काफी सारे जाइंट प्लैनेट्स अपीयर होते हैं। इसी दौरान उसकी नजर शी हाओ पर पड़ती है और वो उसे अपना टारगेट बना लेता है, और फिर वो एक मैसिव प्लैनेट को अपने ड्रैगन के साथ उठाकर सीधा शी हाओ की तरफ में फेंक देता है। अब ये नजारा देखकर ग्रेट एल्डर का गुस्सा फूट पड़ता है, जहां पर वो सबसे पहले उस ड्रैगन के साथ साथ उस अटैक को भी खत्म करते हैं, और फिर वो इमीडिएटली अपनी डिवाइन बॉडी समन कर लेते हैं। और फिर इसी बीच ग्रेट एल्डर बिना टाइम जाया
डंडा किए घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ वांगदा के चेहरे पर जड़ देते हैं और इस थप्पड़ की आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठती है। और अब उनका एक लपड़ खाने के बाद वांगदा की सारी अकड़ उतर जाती है। वो अपने गाल पर हाथ रखकर कहने लगता है कि ठीक है, तो आज इस लड़के की वजह से मुझे प्रोवोक किया गया है, हाँ मुझे। मगर तभी यहाँ पर वैंग क्लैन के इमॉर्टल वांग, जिसका नाम वांग चांगशेंग है, उनका तीसरा बेटा वांग सान यहाँ पर आगे आता है और ग्रेट एल्डर से कहता है कि ग्रैंड एल्डर मेंग तियानजेंग, ये सच है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मेरे भी 9 भाई हैं और हम 9 के 9 मिलकर तुम्हें ठिकाने में लगा सकते हैं, इसलिए तुम्हें भी हमसे थोड़ा डर कर रहना चाहिए। अब यहाँ पर इतना कहते ही वो सभी अपने अपने ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आसमान में चारों ओर से लाइटनिंग एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है और इसी दौरान वो सभी लोग एक पावरफुल मिस्ट अटैक सीधा ग्रेट एल्डर की तरफ में कर देते हैं, जो देखकर ग्रेट एल्डर बिना डरे अपनी पावर्स एक्टिवेट करके अपने सामने एक बैरियर बना लेते हैं, जिससे वो खुद को और शीहाओ को भी बचा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे अटैक्स यहाँ पर नाकाम हो जाते हैं। जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम लोग हमेशा से ही गलत का साथ देते आए हो, तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता, इसीलिए आज मैं तुम सबको ये बताऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से ब्लू कलर की रोशनी इमिट होती है, जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और फिर इसी बीच यहाँ पर एक आवाज इन सभी को शांत रहने के लिए कहती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि वैंग क्लैन के जो इमॉर्टल वांग है उनकी आवाज थी, जहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि अगर भाई मेंग तियान को मुझसे मिलना ही था तो उन्हें इतनी तोड़फोड़ करने की जरूरत ही क्या थी, तुम मुझसे वैसे भी आकर मिल सकते थे। अब यहाँ पर वो अपने सभी लोगों से कहते हैं कि उन्हें अंदर आने दिया जाए, जहाँ पर शिहाओ उसके ऑरा को फील करके कहने लगता है कि सिर्फ उसकी आवाज में ही कितना ज्यादा प्रेशर है कि उसने ग्रैंड एल्डर का जो प्रेशर था उसे भी पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। और इस बीच ग्रेट एल्डर भी समझ चुके होते हैं कि ये जो वांग चांगशेंग है वो कभी सेक्लूजन में गया ही नहीं था। अब ये लोग जैसे ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं तो यहाँ पे वो जो गोल्डन एंड किंग था वो घबराकर कहता है कि क्या सच में हमारा अंदर जाना इतना ज्यादा जरूरी है, जिस पर ग्रेट एल्डर उससे कहता है कि अब यहाँ पर हम लोग उनसे क्लैरिफाई मांगने के लिए आए हैं, तो जाहिर है कि हमें अंदर जाकर उनसे बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग वैंग फैमिली के अंदर आ जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर शीहाओ और लिटिल एंड किंग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ वैंग क्लैन के अंदर में इमॉर्टल एरा के आर्टिफैक्ट्स आज भी पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखे गए थे, जो कि आउटसाइडर वर्ल्ड में बहुत समय पहले ही विलुप्त हो गए थे। और फिर तभी ग्रेट एल्डर शीहाओ को बताते हैं कि यहाँ की हर एक बिल्डिंग पर इमॉर्टल डाओ के पैटर्न बने हुए हैं, जो मिलकर एक बहुत ही एंशिएंट और अनब्रेकेबल फॉर्मेशन बनाते हैं। यहाँ पर तुम स्टोन्स के घर और बड़े बड़े इमारतें जो तुम देख रहे हो वो असल में एरे फ्लैग्स हैं। इसी वजह से वैंग फैमिली हमेशा सेक्रेड और पीसफुल बनी रहती है। जहाँ पर वो आगे बताते हैं कि इस फॉर्मेशन के रहते बाहर वालों के लिए यहाँ पर अटैक करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि जो कभी एंशिएंट एरा के टेरिफाइंग बीस्ट हुआ करते थे वो सब तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी दौरान यहाँ पर हम एक एंशिएंट टैग को भी देख पाते हैं, जो कि पहले के टाइम पर प्राइमोडियल सुप्रीम बीइंग में से एक था। आज वो भी सिर्फ वैंग फैमिली के गेट का बस एक नॉर्मल सा गार्ड बनकर रह गया है। इवन कि यहाँ पर गोल्डन क्रो जैसे सुप्रीम बीइंग्स भी अब वैंग फैमिली के कंट्रोल में आ चुके हैं। तो जाहिर है कि ये सिर्फ डिफेंस ही इतना खतरनाक है, तो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर में जो इंसान मौजूद है वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसी बीच वो खुद से सवाल करते हैं कि आखिर ये सब उन्हें क्यों दिखाया जा रहा है, क्या इमॉर्टल वैंग मेरे सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहा है। जहाँ पर अब हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि शुरू में तो कुछ सोचता है और फिर ग्रेट एल्डर से कहता है कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग दुश्मन के इलाके में ट्रैप हो गए हैं। क्या आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं? जिस पर ग्रेट एल्डर शांत आवाज में जवाब देते हैं कि अब जब अंदर आ ही चुके हैं तो पहले बात करके देखते हैं, शायद कोई हल निकल जाए। जिसके बाद जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, सामने का नजारा अपने आप में ही डर पैदा करने वाला होता है। चारों तरफ विशालकाय ड्रैगन खड़े होते हैं, जिनकी सांस तक स्पेस को हिला रही होती है, मानो ये सब पहले से ही इनका वेलकम करने के लिए ही यहाँ पे खड़े हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वैंग क्लैन के जो 9 ड्रैगन सन थे वो भी इनका रास्ता रोक कर सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर लिटिल एंट किंग माहौल को हल्का करने के लिए इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर सबसे बड़े बेटे को वांग द फर्स्ट कहते हैं तो सोचो ये लोग 8वें वाले को क्या बोलते होंगे। अब उसकी ये बात सुनकर शीहाओ भी मुस्कुराने लगा है, लेकिन तभी यहाँ पर हम 9th सन को देखते हैं, जो कि उन्हीं को घूर कर देख रहा था। और फिर इसी बीच उसकी आंखों में हमें कॉस्मिक मिस्ट्रीज भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो तुम वैंग फैमिली के ये 9 ड्रैगन ग्रेट सन को देख रहे हो, ये ऑलरेडी सुप्रीम बीइंग लेवल को अचीव कर चुके हैं। अब यहाँ पर शीहाओ सामने खड़े उन 9 लोगों को देखते हुए धीरे से कहता है कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 9 के 9 ड्रैगन मेरे सामने खड़े हैं। ये 9 ड्रैगन सन ऐसे है जो जितना ज्यादा यंग है उसका ओरा और प्रेशर उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब एज कम होने के बावजूद उनकी प्रेजेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब यहाँ पर जैसे ही शीहाओ की नजर 9th
9th सन पर जाती है तो यहाँ पर उसका चेहरा मिस वैंगशी से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, जिसे देखकर शी हाओ मन में कहता है कि ये जो 9th सन है इसका प्रेजेंस तो बाकियों से और भी खतरनाक है, इसकी असली ताकत कितनी डीप है इसका अंदाजा लगाना ही नामुमकिन है। इसी दौरान उनमें से एक भाई आगे बढ़कर ग्रेट एल्डर से कहता है कि एल्डर मेंग तियानजिंग, आपकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता, आपकी पावर वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन अब आपका जमाना खत्म हो चुका है। अब ये नया एरा है, हम जैसे नए ओवरलॉर्ड्स का युग। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उसकी ये बकवास सुनकर ग्रेट एल्डर का दिमाग खराब हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि वांग चांगशेंग, आखिर तुम कब तक छुपे रहोगे? मैं तुम्हारे इन बच्चों की बेकार बातें सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। अब यहाँ पर उनकी ये बात पूरी भी नहीं होती कि तभी उनकी तरफ में एक तेज रोशनी इमिट होती है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि शी हाओ को भी अपना चेहरा ढकना पड़ता है। उसी रोशनी के बीच से एक आवाज गूंजती है, जहाँ पर इमोर्टल वांग यानी कि वांग चांगशेंग कहता है कि अगर मेंग तियानजिंग खुद आते तो मैं जरूर बाहर निकलता, लेकिन तुम तो सिर्फ अपनी स्पिरिट बॉडी भेज कर आए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हें सच में मुझसे मिलना था तो तुम्हें एटलीस्ट अपनी ट्रू बॉडी के साथ आना चाहिए था? अब ये बात सुनते ही उसके सभी 9 बेटों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस ग्रेट एल्डर से वो अभी तक भिड़ रहे थे वो तो बस एक स्पिरिट प्रोजेक्शन था। और फिर तभी यहाँ आसमान में हलचल होती है और एक ग्रैंड एल्डर की जो ट्रू बॉडी थी वो यहाँ पर अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर वांग चांगशेंग की भी ट्रू बॉडी वहां पर आ जाती है, जहां पर वो कहने लगे इतने लंबे समय बाद अपने पुराने दोस्त से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इमोर्टल वांग थे ये काफी ज्यादा यंग दिख रहे थे, जो देखकर शी हाओ भी हैरान रह जाता है। जहां पर वो लिटिल एंट किंग से कहता है कि ये तो उम्मीद से भी ज्यादा यंग लग रहा है। इस पर लिटिल एंट किंग बोलता है कि वही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसे देखकर कौन कहेगा कि ये 9 बच्चों का बाप है। अब यहाँ पर उसे इतना यंग देखकर ग्रेट एल्डर उससे कहने लगते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तुम और भी ज्यादा जवान होते जा रहे हो, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 2 मिलियन साल बाद तुम एक बच्चे में बदल जाओगे। जिस पर इमोर्टल वांग मुस्कुराकर जवाब देता है कि आखिर अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा खपा लिया है, इसी वजह से आपकी एज इतनी बढ़ गई है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो मेरी जिंदगी में कभी ऐसी लाइफ एंड डेथ क्राइसिस आई ही नहीं जहां मुझे अपनी कल्टीवेशन या लाइफ फोर्स बर्न करके खुद को बचाना पड़े। अब ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन बस इस बात का अफसोस है कि ये जो तुम्हारी आवाज है ना ये वैसे की वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। जिसके बाद ये दोनों और भी बातें करते हैं और फिर इसी बीच वांग चैंग शेन भविष्य की बात छेड़ता है। वो बताता है बहुत ही जल्द एक ऐसा दौर आएगा जब विमोल एसेंस पूरी तरह गायब हो जाएगा। तब हालात इतने खराब होंगे कि सबसे ताकतवर कल्टीवेटर्स को भी 10,000 वर्ल्ड्स में जीने के लिए जूझना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि उस वक्त एक भी पियरलेस जीनियस को पैदा करने के लिए लाखों सालों की अपॉर्चुनिटी जलानी पड़ेगी। कमजोर लोगों के लिए तो उस रियलम के बारे में सोचना भी नामुमकिन होगा। वो पूरी जिंदगी मेहनत कर ले फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इवन कि उस वक्त लॉन्गेविटी भी लिमिटेड हो जाएगी, जहां पर वांग चैंग शेन ये भी कहते हैं कि अगर वो उस एरा में पैदा हुआ होता तो शायद वो भी पूरी तरह से मिट चुका होता, जिस वजह से मैं मजबूर हो जाता अपनी ट्रू सेकंड लाइफ को अचीव करने के लिए। और अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो मैं उस मुकाम पर कभी भी नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम पर आज मैं खड़ा हूं। और अब तुम भी ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हो कि बहुत ही जल्द एक भयंकर डिजास्टर आने वाला है। इसी वजह से मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो तबाही आने वाली है वो भी बहुत बड़ी है। लेकिन फिर तभी वो भड़कते हुए कहने लगता है कि तुमने आखिर में क्या किया? तुमने सिर्फ एक लड़के के लिए मेरी वैंग फैमिली पर हमला कर दिया और तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए। अब ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर उसका ड्रैगन फॉर्म भी अपीयर हो गया था, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि शी हाओ उनका आखिरी और सबसे खास डिसाइपल है। ठीक वैसे ही जैसे वांग चैंग शेन को अपने 9 बेटे प्यारे हैं, वैसे ही शी हाओ उन्हें प्यारा है। तो अब तुम ही मुझे बताओ, अगर पूरी दुनिया ये बात जानती है लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करे, या मान लो कि तुम्हारे ही 9 ड्रैगन सन को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करें, तो तुम क्या करोगे? जहां पर शी हाओ ये सब सुनकर मन ही मन सोचता है कि फ्यूचर में मैं इनफ ताकतवर बनने के बाद मैं ग्रेट एल्डर की सारी विश पूरा करूंगा और इस लैंड को फॉरेन रियलम के दुश्मनों से बचाऊंगा। इसी दौरान चैंग शेन ग्रेट एल्डर से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई में अब हमारे रिश्ते को खराब करके हमसे एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो। इसी बीच उसके 9 के 9 बेटे भी इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जहां पर चैंग शेन ग्रेट एल्डर से कहता है कि लगता है तुम ठीक से देख नहीं पा रहे कि तुम इस वक्त किसके सामने और कहां पर खड़े हो। अब ये सुनकर ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपने 10 रियलम डायग्राम स्क्रोल को बाहर निकाल कर कहने लगते हैं कि मैं बस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आया हूँ, मगर लगता है कि तुम बातचीत करके इस मामले को सेटल करना नहीं चाहते। तो फिर ठीक है, अब हमारी ताकत ही यहाँ पर बात करेगी। जहां पर हम देखते हैं कि उस स्क्रोल के पावर इंपैक्ट से ही चैंग शेन के जो 9 बेटे थे उनकी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी इंजर्ड हो जाते हैं। इसी बीच उनमें से एक बेटा अपने फादर से कहता है कि फादर, आप मुझे अपना गॉड वेपन दे दीजिए, मैं इस बुढ़े से फाइट करना चाहता हूँ। जिस पर वांग चैंग शेन उसे डांटते हुए कहते हैं कि अपनी औकात देखकर बात किया करो, तुम्हारा बाप भी इससे लड़ने से पहले 4 बार सोचता है और तुम लड़ने चले हो। यहाँ तक कि मैं इससे 2 बार लड़ चुका हूँ, लेकिन हमारा बैटल हमेशा ड्रॉ
ड्रॉ रहा है, लेकिन अगर हम बाप बेटे अपनी पावर्स को मिला दे तो शायद हम इसे हरा सकें। अब ये बोलकर वो अपने एंसेस्टर वेपन को भी यहाँ पर समन कर लेता है, जिसका नाम ड्रैगन स्पीयर था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आंखों में साफ साफ किलिंग इंटेंट झलक रहा था। अब ये देखकर शी हाओ यहाँ पर मिस वैंग शी को याद करते हुए कहता है, ये कितनी अजीब बात है, इनके पास जो पैसिफाइंग केओस आर्ट है वो असल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम स्वॉर्ड डाओ है, फिर आखिर इनका एंसेस्टर वेपन एक बैटल हेल्बर्ड कैसे हो सकता है। इसी दौरान यहाँ पर वो सभी 9 ड्रैगन सन अपनी पावर को आपस में कंबाइन करते हुए कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए हम हमारी वैंग फैमिली की जो डिग्निटी है उसे कभी भी कम नहीं होने देंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी सारी पावर्स, इवन कि इनके जो डाओ फ्लावर की एनर्जी जो थी वो भी आपस में कंबाइन होकर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है, जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिससे वहां पर एक मैसिव फॉर्मेशन बनने लग जाता है। अब ऐसा नजारा देखकर ग्रेट एल्डर भी अपनी पावर्स से उस 10 रियलम डायग्राम स्क्रॉल की पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जबकि इधर चैंग शेन के सभी बेटे एक साथ मिलकर ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देते हैं, जहां पर चैंग शेन भी अपनी स्पीयर को सीधा उनकी तरफ में फेंक के मारता है। अब इधर 10 लोगों को एक के खिलाफ होता देखकर लिटिल एंट किंग को गुस्सा आता है, जहां पर चैंग शेन ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पर आज कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से आए थे। अब यहाँ पर उस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर ग्रेट एल्डर इमोर्टल किंग का ब्यूरियल कफन बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें इमोर्टल किंग का ट्रू एसेंस ब्लड मिला हुआ था। अब इस इमोर्टल कफन को देखकर वांग चैंग शेन चौंकते हुए कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि जू क्लैन ने इतना पावरफुल प्रीसियस ट्रेजर तुम्हें दे दिया। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं कि कोई इस मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला कर देगा। जहां पर हम देखते हैं कि उस इमोर्टल कफन की ताकत से वो सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके सभी बेटे इंजर्ड होकर जमीन पर जा गिरते हैं। तभी ग्रेट एल्डर बताते हैं कि इमोर्टल एंशिएंट एरा में इसी फ्लैग से अनगिनत जीनियस ने फॉरेन लैंड के खिलाफ जंग लड़ी थी। उस वक्त एक ट्रू इमोर्टल किंग ने ये वॉर फ्लैग उठाया था और सब रेस को फॉरेन रियलम की एक बहुत बड़ी आर्मी के खिलाफ लड़ाई के लिए लीड किया था। और जब जंग खत्म हुई तो 2 इमोर्टल किंग्स की बॉडी इसी में लिपटी हुई वापस आई थी, जहां पर वैंग फैमिली का एक पर्सन कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा कपड़ा है। अब ये सुनकर ग्रेट एल्डर को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो कहते हैं कि लगता है वैंग क्लैन सच में इमोर्टल एंशिएंट टाइम के लोगों के बलिदानों को भूल चुका है, यहाँ तक कि वो इमोर्टल किंग्स के कॉर्प्स से जुड़े इस सीक्रेट वॉर फ्लैग की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो सुनकर वांग चैंग शेन रुक जाता है और उस फ्लैग को देखकर कहता है कि मैं सच में इस इमोर्टल फ्लैग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। चलो इस मामले को हम यहीं पर खत्म करते हैं। जिस बात पर ग्रेट एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वैंग फैमिली के ट्रू इंटेंशन क्या है, इसीलिए आज तुम यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं करोगे, बल्कि आज मैं खुद यहाँ पर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। जहाँ पर ग्रेट एल्डर की आंखों में किलिंग इंटेंट को देखकर चैंग शेन उससे पूछता है कि वो आखिर चाहते क्या है, जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने वैंग क्लैन के बेलगाम लोगों को कंट्रोल में रखो और उनसे कस्में खिलवाओ कि आज के बाद से वो कभी भी हुआंग को टारगेट नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर वांग चैंग शेन ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि इस छोटी सी मैटर को तो तुम एक लेटर देकर भी सुलझा सकते थे। जहाँ पर ग्रेट एल्डर गुस्से में कहते हैं कि मैं खुद यहाँ पर चलकर आया हूँ और तुम इसे सिर्फ एक लेटर से सुलझाना चाहते हो। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक लेटर भेजने से काम हो जाता? इसी बीच उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर से इस तरह से बात करने की, आखिर सिर्फ एक कीड़े के लिए इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर गुस्से में उसे दूर फेंक देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोगों को अपनी टैलेंट पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, लेकिन मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो हुआंग के सामने। हुआंग तुम सबसे ऊपर है क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। जैसे तुम लोग वांग चैंग शेन की औलाद हो, ठीक वैसे ही हुआंग मेरा डिसाइपल है। जिसके बाद ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और सभी पर प्रेशर डालते हुए खुली धमकी दे देते हैं कि अगर आगे से वैंग फैमिली ने शी हाओ को छुआ भी तो मैं तुम्हारे हर एक बेटे को जान से मार दूंगा। जहाँ पर अब वांग चैंग शेन ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि चलो पहले दोनों फाइट करेंगे, जो हारेगा वही दूसरे की शर्त मानेगा। जिस पर ग्रेट एल्डर भी मान जाते हैं और फिर शी हाओ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर और भी कुछ चाहिए। जिस पर शी हाओ बोलता है कि मुझे पैसिफाइंग केओस आर्ट को सीखनी है। बस इतना सुनना था कि वैंग फैमिली के जो 9 ड्रैगन यानी वो जो 9 बेटे थे उनकी सटक जाती है और वो सभी कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यहाँ की सुप्रीम टेक्निक में नजर डालने की। और फिर चैंग शेन भी कहता है कि भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हम तुम्हें ये नहीं दे सकते। तभी ग्रेट एल्डर शी हाओ से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत लंबे समय से पैसिफाइंग केओस आर्ट को सीखना चाहते थे, लेकिन ये उनके क्लैन की धरोहर है, वो उसे इतनी आसानी से किसी आउटसाइडर को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसलिए इसके बदले में मैं तुम्हें मिरेकुलस इमोर्टल मेडिसिन, रेयर पर्पल मेंशन, हाई लेवल इमोर्टल ग्रास और ऐसे रिसोर्सेज जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। जिस पर शी हाओ उनका शुक्रिया अदा करता है और इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब वांग चैंग शेन और ग्रेट एल्डर दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जहां पर वांग चैंग शेन सबसे पहले अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और इधर ग्रेट एल्डर अपने इमोर्टल डोमेन को एक्टिवेट करते हैं। जिसके बाद ये दोनों आपस में बैटल करना शुरू कर देते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ को यहाँ पर वही इमोर्टल फ्लैग
लगाकर प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि इधर इनकी फाइट की वजह से पूरा इलाका हिलने लगता है। जो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही थीं, जो कि असल में इमोर्टल ट्रेजर्स थीं, वो तक इनकी फाइट की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब ये देखकर उसके सभी बेटे आपस में घबराकर बातें करने लगते हैं कि आखिर हमारे फादर पैसिफाइंग केओस आर्ट को यूज क्यों नहीं कर रहे, ऐसे में तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। जहां पर तभी उनमें से एक भाई समझाता है कि असल में वो लोग एंशिएंट इमोर्टल ट्रेजर्स के जरिए फाइट कर रहे हैं, बस हमारी आंखें उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही कि हम उन्हें देख सकें। जहां पर वो ये भी बताता है कि सिर्फ एक मूव में हमारे फादर ने 10,000 बीस्ट की पावर्स को अपने किलिंग इंटेंट के साथ में यूज किया है, और उसी के इम्पैक्ट की वजह से ये लाखों साल पुराने फॉर्मेशन और ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनके बीच का ये बैटल अब और भी ज्यादा भयानक होते जा रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ इस फाइट को देखने के लिए अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट कर लेता है। इसी दौरान वांग चैंग शेन अपनी पावर्स की मदद से यिन और यांग एलिमेंट से बने एक ड्रैगन को समन करता है और उससे सीधा ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर ग्रेट एल्डर अपनी पावर से फीनिक्स बर्ड के स्पिरिट को समन करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल बॉल के साथ उस ड्रैगन पर टूट पड़ते हैं। जहां पर जैसे ही दोनों की ताकत टकराती है तो स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन हो जाता है, और अब ये बैटल एब्सोल्यूट लेवल यानी कि यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाती है, जहां पर वांग चैंग शेन अपने स्पीयर से एक टेरिफाइंग स्लैश अटैक ग्रेट एल्डर पर करता है। लेकिन ये भी काम नहीं आता, क्योंकि ग्रेट एल्डर इसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके इम्पैक्ट से प्लेनेट्स भी तबाह हो गए थे। तभी वांग चैंग शेन अपने हाथों में एक इन्फिनिट ब्लैक होल को क्रिएट करके उसे हवा में उछाल देते हैं, जिससे कई मल्टीपल एनर्जी बॉल ग्रेट एल्डर की तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मगर ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपने सामने एक स्पेशल बैरियर बनाकर उसे रोक देते हैं। अब ये देखकर इनमें से सबसे बड़ा बेटा शी हाओ को गुस्से से देखकर बोलता है कि चलो सबसे पहले हम इसे ठिकाने में लगा देते हैं, उसके बाद फिर उस बुढ़े को देखा जाएगा। अब ये बोलकर वो शी हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शी हाओ को यहाँ पर वही इमोर्टल फ्लैग प्रोटेक्ट कर रहा था, जहाँ पर अब शी हाओ गुस्से में कहता है कि तुम लोगों के सामने इमोर्टल फ्लैग मौजूद है, फिर भी इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं आती। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से शी हाओ के पीछे ग्रेट एल्डर की स्पिरिट फॉर्म अपीयर होती है, जिससे यहाँ पर काफी सारे गोल्डन पोर्टल ओपन होते हैं, और फिर शी हाओ उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके वांग दा पर अटैक कर देता है, जिससे हिट होकर वो पीछे की तरफ चला जाता है और इंजर्ड होकर मुंह से खून खांसता है, जिसके तुरंत बाद ये सभी लोग अपने अपने ड्रैगन से शी हाओ को घेर लेते हैं, जो देखकर शी हाओ भी पीछे नहीं रहता और तुरंत वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों तरफ की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन जैसे ही फाइनल क्लैश होने वाला था तभी ग्रेट एल्डर और वांग चैंग शेन दोनों यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वांग चैंग शेन अपने बेटों को रोकते हुए कहता है कि आज के बाद से वैंग फैमिली कभी भी हुआंग को परेशान नहीं करेगा, और अब मैं वापस सेक्लूजन में जा रहा है, इसीलिए याद रहे कि कोई फिर से मुझे डिस्टर्ब न करे। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद जो इनका वैंग क्लैन था वो एक ऑफिशियल लेटर लिखने लग जाता है। लेकिन इस दौरान एक पर्सन इस लेटर को लिखने में नाटक कर रहा था, लेकिन एट द एंड उसे लेटर को पूरा लिखना पड़ता है, और इसके तुरंत ही बाद ये खबर चारों तरफ फैला दी जाती है कि अब वैंग फैमिली और शी हाओ के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ था, जो कि अब क्लियर हो गया है, जहां पर हम देखते हैं कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ के हर एक कोने कोने में ये बात फैला दी जाती है। धीरे धीरे करके ये बात हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी तक भी पहुंच जाती है। इवन कि यहाँ पर हमें प्रिंसेस गर्ल भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। शी हाओ के सभी दोस्त भी यहाँ पर खुश थे, जिसके बाद हमें मिस वैंगशी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के जो डिसाइपल थे वो उस पर हंस रहे थे, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।